हेलो दोस्तों, अध्ययन तंत्र प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोगों ने कल संगणक का जो अर्थशास्त्र का पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पावर्टी से स्टार्ट किया था, उसका आगे का पोर्शन हम आज वापस पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा चैप्टर था, उसमें हमने सबसे पहले निर्धनता का अर्थ जाना, जिसमें हमने देखा कि निर्धनता एक सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत यदि समझौता करने से वंचित रह जाता है तो उसे हम निर्धनता की श्रेणी में मानते हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आपके स्वास्थ्य हो गया। इसके बाद में हमने देखा निर्धनता के मापन। निर्धनता का मापन दो प्रकार से किया जाता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। फिर हमने सापेक्ष निर्धनता के मापन की दो विधियां देख ली, लॉरेंज वक्र और गिन्नी गुणांक, जिसमें हमने लॉरेंज वक्र विधि को कल पढ़ लिया था और आज हम इस लोग स्टार्ट करेंगे गिन्नी गुणांक। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निर्धनता का ये टॉपिक चल रहा था आपके, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आज गिन्नी गुणांक से। देखिए, जो सापेक्ष निर्धनता का दूसरा माप था गिन्नी गुणांक, इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वर्ष 1912 में इटली के सांख्यिक थे कोरेडो गिन्नी, इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। कोरेडो गिन्नी के द्वारा गिन्नी गुणांक आय की विषमता का मापन करता है, अर्थात आय की समानता को भी और आय की असमानता दोनों को दर्शाएगा। गिन्नी गुणांक लोरेंज वक्र विधि का एक गणितीय रूप होता है। इसके बाद में हमने देखा गिन्नी गुणांक को किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल में यदि हम कुल भाग का क्षेत्रफल या जो ABC भाग है या फिर पूरे 100% का भाग लगा देते हैं तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम गिन्नी गुणांक को। इसके बाद में हमने देखा गिन्नी गुणांक का मान जो होता है वो 0 से 1 के मध्य होगा, या तो वह न्यूनतम 0 होगा या फिर अधिकतम स्तर होगा तो उसका 1 होगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा पर गिन्नी गुणांक का मान हमेशा 0 होता है। यदि गिन्नी गुणांक का मान 0 है तो वह पूर्ण समानता को दर्शाएगा। यदि गिन्नी गुणांक का मान 1 हो तो वह पूर्ण असमानता को दर्शाएगा। यदि गिन्नी गुणांक का मान 0 से 1 के मध्य रहता है तो वह आय की असमानता को दर्शाएगा। यदि गिन्नी गुणांक का मान 0 से जितना अधिक दूर होगा, गिन्नी गुणांक का मान 0 से जितना अधिक दूर होगा, आय की असमानता भी उतनी ही अधिक रहेगी। और गिन्नी गुणांक का मान 0 से जितना अधिक नजदीक रहेगा, जितना अधिक नजदीक रहेगा, आय की असमानता भी उतनी ही कम होगी। यदि गिन्नी गुणांक का मान 0 से अधिक दूर है तो आय की समानता बढ़ जाएगी, यदि पास है तो आय की असमानता कम रहेगी। इसके बाद में हमने ये दोनों पार्ट हो गए अपने सापेक्ष निर्धनता में, जिसमें हमने गिन्नी गुणांक को भी पढ़ लिया और लॉरेंज वक्र को भी पढ़ लिया। अब निर्धनता का जो दूसरा मापन है जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष निर्धनता, इसको देखेंगे। तो जहाँ हमने देखा था सापेक्ष निर्धनता में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वहीं निरपेक्ष निर्धनता में व्यक्तिपरक यानी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता का मापन किस प्रकार होगा, जैसे कैलोरी, उपभोग व्यय या फिर अन्य कोई आधार अपना लिया जाता है, जबकि उसमें तुलना की जाती थी सापेक्ष निर्धनता वाले में। आगे हम देखेंगे विकासशील देशों में निर्धनता का मापन निरपेक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात व्यक्तियों की तुलना की जाती है। भारत में निर्धनता का मापन निरपेक्ष तौर पर किया जाता है। भारत भी एक विकासशील देश है। भारत में जो निर्धनता का जो मापन है कैलोरी अंतर्ग्रहण के आधार पर किया जाता है, और कैलोरी अंतर्ग्रहण निरपेक्ष निर्धनता का मापन होता है। अब इसके बाद में ये सापेक्ष हो गया और निरपेक्ष दोनों प्रकार के माप हो गए। अब देखेंगे हम भारत में निर्धनता के मापन करने हेतु तो कुछ समितियां गठित की गई थी, जिनमें मुख्य रूप से ये 6 समितियां आती हैं। पहली समिति है रथ एवं दांडेकर समिति, गठन 1971 में। दूसरी समिति थी वाई के अलग समिति। तीसरी समिति थी लकड़वाला समिति। चौथी समिति थी तेंदुलकर। पांचवी रंगराजन और अंतिम समिति हम पढ़ेंगे पनगड़िया। इन समितियों को हम विस्तृत रूप से एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज लगभग हम 2 या 3 समितियों का अध्ययन कर लेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। तो इसमें पहली समिति है जिसको हम लेना चाहेंगे, यह है अपने रथ एवं दांडेकर समिति। देखिए रथ एवं दांडेकर समिति गठन हुआ था 1971 में। रथ एवं दांडेकर समिति का गठन किया गया था 1971 में।
अध्यक्षता की थी वी.एम. दांडेकर तथा नीलकंठ रथ द्वारा, जिसका शॉर्ट में नाम रख दिया गया था रथ एवं दांडेकर समिति। आधार इन्होंने कैलोरी अंतर्ग्रहण लिया था। कैलोरी का इन्होंने क्या आधार लिया था वो देखिएगा आप। देखो, इस समिति के द्वारा भारत में निरपेक्ष निर्धनता में व्यक्तिपरक अध्ययन किया जाता है और निरपेक्ष निर्धनता का मापन करने हेतु इन्होंने कैलोरी, निरपेक्ष निर्धनता के मापन के कई प्रकार होते हैं, कैलोरी अंतर्ग्रहण भी होता है, उपभोग व्यय भी होता है। इन्होंने अपनाया कैलोरी को और औसत रूप से 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आधार के रूप में ली गई। इसके बाद में देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहा था तो उसे हम बीपीएल श्रेणी में रख देते, और यदि कोई 2250 कैलोरी से अधिक प्राप्त कर रहा है तो उसे हम एपीएल श्रेणी में रख देते थे। ये रथ एवं दांडेकर समिति जब 1971 में गठन हुआ था तब के अंतर्ग्रहण, जब कैलोरी अंतर्ग्रहण का आधार अपनाया गया था उसके ये आधार थे। इसके बाद में जो दूसरी समिति आई थी जिसका नाम था वाई के अलग समिति, वाई के अलग की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। गठन का कारण क्या था? जो रथ और दांडेकर समिति की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए मुख्य रूप से इस समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1977 और वर्ष 1978 में भारत में निरपेक्ष निर्धनता का मापन करने हेतु वाई के अलग समिति का गठन किया गया, जिसने निर्धनता के मापन का कैलोरी के आधार पर किया और ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन को आधार माना। नोट लगा के इस बात को भी आप लिख लीजिएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 1985। ये छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता का मापन करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को आधार माना गया था। अब तीसरी समिति आती है अपने लकड़वाला समिति। देखिए, लकड़वाला समिति का गठन किया गया था 1989 में। अध्यक्षता की थी डीटी लकड़वाला ने। अब इन्होंने आधार माना था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। दोनों ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कैलोरी अंतर्ग्रहण दोनों ही निरपेक्ष निर्धनता के मापन की विधियां, इन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना। आगे देखेंगे, वर्ष 1989 में निर्धनता का आकलन करने हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में लकड़वाला समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निर्धनता का आकलन करने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना था और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना। नोट लगा के एक बात और लिख लीजिएगा, लकड़वाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धनता का आकलन करना व्यावहारिक रूप से असंभव था और इसीलिए इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन कभी किया ही नहीं गया। लकड़वाला समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्धनता के आकलन के तरीके प्रस्तुत किए गए थे उनके आधार पर कभी भी भारत में निर्धनता का आकलन नहीं किया गया और इसके स्थान पर फिर इसके बाद में दूसरी जो चौथी समिति थी अपने तेंदुलकर समिति, उसका गठन किया गया, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।